तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। हम इससे पहले के लेक्चर में जान चुके हैं कि लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल्स किसे कहते हैं। इसके अलावा स्पेस और स्पेस स्ट्रक्चर यानी कि स्पेस में और यूनिट सेल की शेप के हिसाब से हम जिन लैटिस को 14 डिफरेंट काइंड ऑफ लैटिस में बांट सकते हैं और उनको हम कहते हैं ब्रेविस लैटिस। तो आज हम कुछ और बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल की बात हम कर चुके थे कि यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल, यूनिट सेल भी वही है, प्रिमिटिव सेल भी वही है कि अगर इसको स्पेस में हर डायरेक्शन में आप रोटेट करते हो या आप आगे ट्रांसफ़र करते जाते हो तो आपको एक सेल का, यूनिट सेल के थ्रू आपको क्या मिलेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सिमिलरली प्रिमिटिव सेल के साथ भी आप यही कर सकते हो। अगर आप इसको हर डायरेक्शन में रिपीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन जो बेसिक या मेन डिफरेंस था इन दोनों के बीच में वो था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। यूनिट सेल में एक या एक से अधिक लैटिस पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन प्रिमिटिव सेल में सिर्फ एक ही लैटिस पॉइंट होता है। यह हम देख चुके हैं। तो हम अब इसके आगे बात करते हैं। हमारे पास एक है विग्नर-स्टिस सेल। विग्नर-स्टिस सेल क्या है? विग्नर-स्टिस सेल इज अ मेथड टू गेट द प्रिमिटिव सेल। मेथड टू गेट द प्रिमिटिव सेल। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी अगर जैसे लैटिस पॉइंट है, हम लोग यहाँ पर एक लैटिस एज्यूम करते हैं। ये 2 डायमेंशनल लैटिस है। लैटिस, हर दो लैटिस पॉइंट के बीच में क्या होता है, आपका बेसिस वेक्टर होता है। दिस इज ए एंड इन द अदर डायरेक्शन दिस इज बी। ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, प्रिमिटिव सेल फाइंड आउट करना है। तो प्रिमिटिव सेल फाइंड आउट करने का विग्नर-स्टिस ने जो मेथड दिया है उसमें क्या कहा है कि चलो कोई एक पॉइंट ले लो, ठीक है, मान लिया ये पॉइंट ले लिया। अब इसके नियरेस्ट जितने भी एटम हैं उन सबको इससे कनेक्ट कर दो। दिस इज ऑलरेडी कनेक्टेड एंड डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। अब जो ये लाइन है इनका क्या करो, इनके मिडिल पॉइंट से आप क्या करोगे, इनके परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे। इसका मिडिल, ठीक है, ये वाला पार्ट बराबर है, ये वाला पार्ट बराबर है, तो इसके मिडिल से जब आप परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, सिमिलरली इसके मिडिल से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे, ठीक है। सिमिलरली आप इसके मिडिल से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे एंड लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, दिस एंड दिस। तो आपके पास एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा और इसमें एटम आपका कहाँ होगा, सिर्फ एक लैटिस पॉइंट होगा। तो ये आपके पास क्या है, स्मॉलेस्ट एरिया या स्मॉलेस्ट वॉल्यूम का। अगर 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं स्मॉलेस्ट एरिया। अगर इसको 3D में आप देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। तो जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है या स्मॉलेस्ट एरिया है वो हमारा कौन से प्रिमिटिव सेल से मिलता है, इसी से मिलता है, विग्नर-स्टिस सेल से मिलता है। एरिया in case of 2D and or volume in case of a 3D। क्लियर हुआ कि विग्नर-स्टिस सेल क्या है? विग्नर-स्टिस सेल is a method to find out the primitive cell having the smallest area, okay, say smallest area और वॉल्यूम। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्री एलिमेंट। सिमेट्री एलिमेंट हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि सिमेट्री का मतलब है कि वो एक जगह या एक पॉइंट या एक लाइन या एक प्लेन जिसके दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे सेम पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, उस लाइन को या प्लेन को क्या कहेंगे, सिमेट्री एक्सिस, सिमेट्री प्लेन कहेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर अपने पास ट्राइंगल है, हमारे पास अगर ट्राइंगल है, ठीक है, तो मैं अगर इसको यहाँ से देखूँ, इस एक्सिस से देखूँ,
तो ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट के देखो यहाँ पर जो पॉइंट है इससे r डिस्टेंस पर है, तो ये वाला पॉइंट भी इधर r डिस्टेंस पर है इस लाइन से। तो ये आपके पास क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सिमेट्री समझ में आया कि सिमेट्री क्या है? सिमेट्री बेसिकली वो ऑपरेशन है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ कर दूँ और इसको यहाँ से यहाँ कर दूँ तो भी सेम ही आएगा, है ना। अगर ये पार्ट हमारे पास नहीं है, इसी को इस लाइन के अलोंग रिफ्लेक्ट करो तो आपके पास फिर से ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये आपके पास एक तरीके से एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही आपके पास जो सिमेट्री ऑपरेशन है उनको हम मेनली 4 ऑपरेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका ट्रांसलेशन ऑपरेशन, दूसरा है आपका रोटेशन, तीसरा रिफ्लेक्शन और फोर्थ है आपका इन्वर्जन। तो ट्रांसलेशन ऑपरेशन की बात करते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन यानी कि आप सिमेट्री जब भी लगाओगे, यहाँ पर हमने कहा क्या कहा, रिफ्लेक्शन की है कि रिफ्लेक्ट करोगे, अगर इसको मिरर की तरह लाइन को देखोगे, रिफ्लेक्शन से क्या होगा, ट्रायंगल पूरा हो जाएगा, है ना। जैसा ट्रायंगल पहले है वैसा ही ट्रायंगल फिर से दिख जाएगा। यानी कि उस ऑपरेशन से ऑपरेट करने पर आपका क्या होगा, जो आपके पास पहले से ऑलरेडी यूनिट सेल है वो या फिर जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वो पहले वाली स्थिति में ही दिखता है। तो हम उसे क्या कहेंगे, सिमेट्री है उसके अंदर। तो 4 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट है आपकी ट्रांसलेशन, सेकंड है आपका रोटेशन, थर्ड है आपका रिफ्लेक्शन, और फोर्थ है आपका इन्वर्जन। हमारे पास ये जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं हमारे पास जो ये सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन को अगर हम, ट्रांसलेशन मतलब आप क्या कर रहे हो, स्पेस में ट्रेवल कर रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जा रहे हो, है ना, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन करना। एक तरीके से ट्रांसवर्स करना, यानी कि एक जगह से उसके एक सिरे को दूसरे सिरे पर रख देना, ठीक है। या फिर एक डिस्टेंस से, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से आप क्या कर रहे हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, ट्रांसलेशन कह रहे हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप मूव हो रहे हो तो हम उसे ट्रांसलेशन कह रहे हैं। ट्रांसलेशन को अभी आप एक बार 2D में समझ लीजिए। मान लिया मैंने इसको माना ओरिजिन है, ठीक है, और मैंने कहा कि चलो हमारे पास ये है इसका हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर है, ठीक है, और हमें आना है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कैसे आएगा, पहले आगे जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। हमारे पास कोई पॉइंट ये है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हमें इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है, इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक जाना है, तो हम कैसे जाएंगे, हम यूज़ करते हुए जाएंगे ट्रांसलेशन वेक्टर, और ट्रांसलेशन वेक्टर को हमने टी कह दिया। अब यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +a डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, -b डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना। तो अगर इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक जा रही हूँ तो ट्रांसलेशन वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, +a - b। ट्रांसलेशन वेक्टर इस चीज़ के लिए क्या आ जाएगा, +a - b। सिमिलरली कहीं पर बहुत डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है तो उसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 डायमेंशनल में ट्रांसलेशन वेक्टर विल बी ma + nb। n और m दोनों इंटीजर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसलेशन वेक्टर आ गया, ट्रांसलेशन वेक्टर आ गया है फॉर 2D। अगर 2D के लिए ये है तो हम इसको 3D के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा, LA + MB + N वेक्टर C। सो दिस इज आवर ट्रांसलेशनल वेक्टर फॉर 3D। क्लियर हुआ ट्रांसलेशन का क्या मतलब है। ट्रांसलेशन का मतलब है हम स्पेस में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं। अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसलेट होकर भी जा रहे हैं तो भी हमारे स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पर कैसी सिमेट्री मिलेगी, ट्रांसलेशनल सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। और इस सिमेट्री को अपन क्या कहते हैं, स्पेस सिमेट्री भी कहते हैं,
स्पेस सिमेट्री। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पेस आपका यूनिफॉर्म है, आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ फिर भी वो इन्वेरिएंट रहेगा। तो वो किस कंडीशन में होगा, जब आपका स्पेस आपका एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो। तो इसलिए ये ट्रांसलेशन जो है आपकी सिमेट्री कहाँ मिलती है, स्पेस में। स्पेस सिमेट्री भी उसको कहते हैं हम लोग। अब हमारे पास अगली है रोटेशन। रोटेशन से क्या मतलब है, रोटेशन से मतलब है कि अपन रोटेट करें, है ना। जैसे अभी ये ट्राइंगल था हमारे पास, इसी की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, ठीक है। ये रहा आपका ट्राइंगल, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको कितना रोटेट करा दूं, है ना, ये कितना हो गया। अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ से रोटेट करा के वापस यहाँ लेकर आऊँ तो आपके पास कितना होगा, 360 एंगल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ इतना कराऊंगी पहले तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और आपको फिर से क्या मिलेगा, सेम ट्राइंगल मिल जाएगा। क्योंकि इक्विलैटरल, दिस इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये अगर यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि आप इसको वापस यहाँ तक आने में कितनी बार रोटेट करना पड़ रहा है आपको। मान लो मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया, ठीक है। एक बार रोटेट किया तो ये क्रॉस करके यहाँ आ गया, फिर रोटेट किया तो ये क्रॉस यहाँ आ गया, यानी कि फर्स्ट टाइम रोटेशन, सेकंड टाइम रोटेशन, फिर थर्ड टाइम रोटेशन करूँगी तो ये क्रॉस वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा। तो यानी कि 3 बार आप रोटेट करोगे तो वापस 360 डिग्री पर आ रहा है। और 3 बार के रोटेशन में क्या हो रहा है कि आप इंडिफरेंस, मतलब पहले रोटेशन में जब क्रॉस यहाँ आए, क्रॉस तो हमने लगाया अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए, वरना तो एंगल, ट्राइंगल की जो शेप है वो पहले जैसी है, इन्वेरिएंट है। यानी कि अगर ट्राइंगल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कैसा है, जैसा पहले था, उस रोटेशन से पहले था, है ना। अगर मान लो बीच का कोई रोटेशन करते हो, सिर्फ इतना रोटेशन करते हो, इसको मैं यहाँ रखूँ तो ये डिफरेंट होगा, है ना। अगर सिर्फ इतना ही रोटेट करूँ, इस एंगल तक ही रोटेट करूँ तो ये डिफरेंट आएगा आपके पास स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से आ जाएगा कुछ। तो ये तो पहले वाले से अलग हो गया, क्योंकि हमें तो उसी पोजीशन में चाहिए। तो उस पोजीशन में कब आएगा, जब मैं इसको यहाँ तक रोटेट करूँगी। तो यानी कि हम इसको कितना रोटेट करेंगे, 120 डिग्री। अगर हम इसको एक बार में 120 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, वापस आ रहा है वही शेप में। समझ में आया, क्लियर हुआ ना, कि इस ट्राइंगल को, इक्विलैटरल ट्राइंगल को मैंने एक बार 120 डिग्री घुमाया तो मेरे पास फिर से क्या आएगा, ट्राइंगल यही शेप में आ जाएगा, इसी शेप में आ जाएगा। मैं फिर से भी 120 डिग्री घुमा दूंगी तो भी मेरे पास फिर से उसी शेप में आ जाएगा। फिर से 120 डिग्री घुमाऊंगी, फिर से उसी शेप में, और उस पॉइंट पर आ जाएगा जहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, यानी कि 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आप कह सकते हो ट्राइंगल में कितने फोल्ड की जनरेसी है, कितने फोल्ड का रोटेशन है ना। रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पर 3 फोल्ड हो जाएगी, 3 फोल्ड, क्योंकि आप 3 बार में आप 360 ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहे हो। इसके बीच का, अगर 120 के बीच का कोई भी एंगल आप लोगे तो आपको वो सिमेट्री नहीं मिलेगी, यानी कि आप वापस उसी पोजीशन में नहीं दिखोगे। मान लो मैंने यहाँ तक ही रोटेट किया इसको, 60 डिग्री एंगल अगर मैं इसको रोटेट करूँगी तो मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये तो पहले वाली कंडीशन नहीं है। तो हमें तो यानी कि हमारे पास कितना आएगा, अगर हमें चाहिए सिमेट्री तो 120, तो रोटेशन एक्सिस इसमें ट्राइंगल में कितना हुआ, रोटेशनल एक्सिस कितना हो गया, 3 फोल्ड, ठीक है। 3 टाइप का होगा, 3 फोल्ड एक्सिस है हमारे पास रोटेशनल की। इसी तरीके से अगर हम एक स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो कितना रोटेट कर सकते हो आप इसको, है ना। अगर मैं इसको एक बार 90 डिग्री रोटेट करूं, ठीक है, देखो अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट नहीं करोगे, आप मान लो इसको 45 डिग्री रोटेट करते हो, मान लो इसकी एक एक्सिस मान लो, ठीक है, इस एक्सिस को अगर आप 45 डिग्री तक ही रोटेट करते हो तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएगा। है ना, इस तरीके से आएगा। तो ये तो सेम पोजीशन में नहीं आया 45, अगर यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री आपने इसको एक्सिस को घुमाया है, इस वाली एक्सिस को 45 डिग्री मैंने घुमा दिया, तो क्या ये सेम आ रहा है, नहीं। लेकिन अगर हम इसको 90 डिग्री तक घुमा दें तो हमारे पास फिर से सेम आ जाएगा। सिमिलरली फिर 90 डिग्री घुमाएं, फिर सेम आएगा,
फिर से 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर सेम। तो हमने 90 डिग्री कितनी बार घुमाया? 4 बार। यानी कि आपके पास स्क्वायर के कितने टाइम के 4 फोल्ड हो गए। यहाँ पर रोटेशन इस एक्सिस में कितना हो गया? 4 फोल्ड हो गया। तो क्लियरिटी हुआ कि रोटेशनल क्या होता है, रोटेशनल ऑपरेशन क्या होता है, रोटेशनल ऑपरेशन सिमेट्री क्या होती है। अब हम बात करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? रोटेशन हम किसके अलोंग कर रहे हैं? एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। रोटेशन हम एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 2D की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको 3D में करोगे तो जहाँ लाइन है ना, जो एक्सिस है वो आपका प्लेन भी बन सकता है, ठीक है। और साथ में फिर यहाँ पर क्या होगा? डायगोनल भी जुड़ सकते हैं। हम लोग वो सब चीज़ें डिटेल में क्यूबिक स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तब पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ इतना जानते हैं कि रोटेशन सिमेट्री क्या होती है। तो रोटेशन सिमेट्री क्लियर हुई हमारी, ठीक है। फिर है आपके पास रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन करने पर भी हमारे पास सेम चीज़ आ जाए। तो रिफ्लेक्शन क्लियर है कि अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ है तो सेम ही जैसे ट्राइंगल में था रिफ्लेक्ट करो, इवन स्क्वायर में भी था, इस एक्सिस का यही पार्ट सेम यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो भी हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन सिमेट्री है यहाँ पर इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है क्या? नहीं है ना। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री आपको देखनी पड़ेगी कि रिफ्लेक्ट करो, यानी कि वो एक्सिस आपकी कैसे काम करे? एज अ मिरर काम करे, कि मिरर में जो इमेज बनती है वो उसको कंप्लीट करती हो, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है। इन्वर्जन की बात करें तो इन्वर्जन के लिए आप इन्वर्जन को ऐसे समझिए, अगर हमारे पास r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, मान लो किसी पॉइंट के से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, तो -r डिस्टेंस पे भी एक पॉइंट होना चाहिए। तो उस पर वहाँ पर क्या होगी? इन्वर्जन सिमेट्री होगी। अगर r पर कोई पॉइंट है तो उसके -r पे भी पॉइंट होना चाहिए। तो आप क्या पा रहे हो? आपके पास इन्वर्जन सिमेट्री हो रही है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स और लेटिस पॉइंट नियरेस्ट टू ए पॉइंट। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें, एक 2D स्पेस की बात करते हैं, 2D लेटिस स्पेस में ही देख लेते हैं। आप इसको 3D में भी एक्सटेंड करके सोच सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 2D की बात करें तो? इसके नियरेस्ट कौन कौन है? ये A है, ये A है, ओके, ये B है। अगर हम मान लो इसे स्क्वायर मान लेते हैं, हमारे पास क्या है? स्क्वायर का एक स्पेस है, ठीक है, स्क्वायर का स्पेस है, लेटिस पॉइंट है। अगर ये स्क्वायर है तो B है, B = A हो गया, ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, ठीक है। ये कितना होगा? क्या ये A होगा? नहीं, A नहीं होगा, है ना। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी आएगी? इसके नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम कितने हैं? नियरेस्ट है 1 2 3 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4, है ना। नियरेस्ट जो सबसे पास है। अब ये इक्वल डिस्टेंस पे है इसलिए काउंट हो रहा है, लेकिन जो दूर के डिस्टेंस पे अगर हम उसको काउंट करेंगे तो फिर नहीं, वो नहीं काउंट होगा। हमें सिर्फ जो सबसे नियरेस्ट है, जैसे ये ज़्यादा है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस A से ज़्यादा है इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ हमारे पास कितने हो गए? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? 4 हो गया। ये अगर हम चलो एक बार क्यूबिक वाले में भी देख लेते हैं कि क्यूबिक में कितना हो सकता है। ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है। अगर ये क्यूब है, अगर इसको सिंपल क्यूब मान लें, सिंपल क्यूब में हमारे पास क्या होता है? सिर्फ कॉर्नर्स पे होगा, ठीक है, कॉर्नर्स पे होगा, है ना। अगर कॉर्नर्स पर ही होगा तो किसी एक एटम के पास कितने एटम्स, नियरेस्ट एटम की बात की जाए तो कितना होगा? जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, इसी को हम मान लेते हैं। इससे एक तो पास ये आ गया आपका A पे, एक ये आ गया A पे,
और एक ये है ए पे, ठीक है। लेकिन ये है तो इसके नीचे हम बात कर रहे हैं स्पेस में, है ना, स्पेस लैटिस में। सिर्फ यूनिट सेल में नंबर नहीं काउंट नहीं करने, यूनिट सेल में 3 है, लेकिन यूनिट सेल के बाहर भी तो दूसरा एक यूनिट सेल होगा, एक, है ना, एक यहाँ भी एक यूनिट सेल होगा ऐसे ही, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, एक ऊपर यूनिट सेल है, एक नीचे यूनिट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर है, यहाँ से एक a डिस्टेंस पे ये है और -a डिस्टेंस पे ये भी, अगर इसको हम 0 ओरिजिन मान लें तो एक तो ये हो गया ऊपर वाला, एक नीचे वाला हो गया। ऐसे ही आगे वाला है तो एक इसके पीछे भी कहीं a होगा, है ना, एक इधर लेफ्ट में है तो एक इसके राइट में भी होगा, ठीक है। अब क्लियर हुआ, क्योंकि एक यूनिट सेल इधर भी होगा, जैसे नीचे एक यूनिट सेल है ऐसे ही इधर की साइड भी एक यूनिट सेल होगा, ऐसे इसके पीछे भी एक यूनिट सेल होगा। उन यूनिट सेल्स के जो एटम्स हैं वो भी इनके a डिस्टेंस पे होंगे। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 और 1 2 3 यानी कि 6। सिंपल क्यूबिक में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर हुआ। यही आपको एक बार ध्यान करना है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि अब आप ये सोचो कि ये तो पास है, तो क्या ये पास है क्या, ये दिख रहा है बट ये पास नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको, अगर आप 3D में इसको इमेजिन करो, ठीक है, तो ये क्या है, डायगोनली अपोजिट है, इसके डायगोनली अपोजिट है। और डायगोनली अपोजिट जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ आएंगे फिर, है ना, फिर ऊपर जाएंगे। और ये कितना होगा, a और a, तो a√2 तो यही हो गया, फिर ये a√2 है और ये a है, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, a√3 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये a√3 पे डिस्टेंस पे है, तो हमारे पास जो ये a√2 पे है, हमारे पास जो पास वाले हैं वो a वाले हैं, है ना। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6 हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ है, हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है कि एक एटम, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम और उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनका वॉल्यूम, ठीक है। मान लो, ये मैंने पहले भी बताया था कि जैसे अगर यहाँ पर हमने बात की थी प्रिमिटिव सेल की और यूनिट सेल की, तो ऐसा यूनिट सेल भी हो सकता है जिसमें 2 लैटिस पॉइंट होंगे और लैटिस पॉइंट के ऊपर क्या रखते हो आप, एटम्स रखते हो। अब एक और चीज़, और जो एटम्स हम रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं, बेसिस कहते हैं। बेसिस प्लस लैटिस हमें क्या देता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। तो बेसिस क्या है, वो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, हम ग्रुप ऑफ एटम्स भी रख सकते हैं और सिंगल एटम भी रख सकते हैं उस लैटिस पॉइंट पे। तो मान लो यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी तो एक ही रखा है, अगर मैं यहाँ पर एक एटम रखूँ और उसके साथ और ऐसे रख लूँ 3 एटम्स का एक कॉम्बिनेशन रखूँ, तो उसका सेंटर जो बनेगा वो हम यहाँ पर लैटिस पॉइंट पर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये तीन भी यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़े थे फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। तो जो बॉडी सेंटर्ड है यूनिट सेल, उसके अंदर आपके पास कितने आ जाते हैं, 2 एटम आ जाते हैं पर यूनिट में। कितने एटम आ जाएंगे बॉडी सेंटर में, 2 आ जाते हैं। फेस सेंटर्ड में आपके कितने आएंगे, 4 आएंगे। 3 तो आपके फेसिस से आएंगे, है ना, एक आपका कॉर्नर से आएगा, तो आपके पास कितने आ गए, तो हमारे पास कितने आ गए एटम में यूनिट सेल, यूनिट सेल में एटम्स कितने आ रहे हैं। सिंपल में अपने पास कितना आ रहा है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 आ रहा है। बॉडी सेंटर्ड में 2 आएंगे, क्योंकि वहाँ पर बॉडी के सेंटर पे 1 होता है और 1 हमारा कहाँ से मिलता है, 8 कॉर्नर से मिलता है। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, 6 फेसेस हैं, हर फेसेस 2 यूनिट सेल्स के बीच में होगा। एक यूनिट सेल ये है, दूसरा यूनिट सेल ये है, तो यहाँ के बीच में जो एटम है वो इस वाले सेल को भी बिलोंग करेगा और इस वाले सेल को बिलोंग करेगा, यानी कि 2 सेल्स को बिलोंग करेगा। तो 1/2 हर एक फेस से आएगा। 6 फेस हैं तो आपके पास 3 एटम्स तो फेसिस से आ जाएगा और 1 आपका कॉर्नर से आ जाएगा, तो 4 होंगे। क्लियर हुआ, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स हर यूनिट सेल में अलग अलग होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन कहेंगे, है ना। 2 एटम सेल हैं तो n इंटू एटम्स का, एटम का क्या होता है 4/3 पाई r स्क्वायर। r क्या है, एटम की रेडियस है, 4/3 पाई r स्क्वायर और r क्यूब, सॉरी 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम कितना होता है इसका एटम का 4/3 पाई r क्यूब। इसको n से मल्टीप्लाई किया, क्या n इज नंबर ऑफ यूनिट सेल और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नीचे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम ए बी सी इन जनरल बात कर रहे हैं, ए क्या है लेटिस बेसिस वेक्टर, है ना, ए बी सी आर बेसिस वेक्टर इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये अगर मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, हम यहाँ पर क्यूबिक बना रहे हैं, क्यूबिक के अलावा अगर कोई हो तो ए बी सी होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा, तीनों भुजाओं का मल्टीपल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम आ गया, ऊपर क्या हो गया नंबर ऑफ एटम्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम। क्लियर हुआ, ये हमारा क्या हो गया पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। एटम्स पर यूनिट सेल आपको बता ही दिए कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में आपका कितना आएगा 8 कॉर्नर से आ रहा है ना, और हर कॉर्नर पे जो है वो आपका कितनों से शेयर होगा 8 से शेयर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर हुआ। अगला हम जानेंगे 7 टाइप की, जो मैंने बात की थी 14 ब्रेविस लेटिस होंगे, वो आप वैसे बुक में भी देख सकते हो, बट एक बार डिस्कस कर लेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।